जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा, सहो ने यंग के हर अटैक को ब्लॉक किया और उसे डिफियाट कर दिया। यंग फ्रस्ट्रेट होकर गिर गया। सहो ने सोचा कि ज्यादा पुश करना उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ सकता है। सहो ने सुपरवाइजर को बुलाकर कहा कि उसने एक्सीडेंटली यंग को नॉकआउट कर दिया है। फिर सेहो हंटर एसोसिएशन में एंटर करता है और देखता है कि कुछ स्किल्ड मैनेजर्स स्टेशन किए गए हैं। एक टेक्नीशियन सहो को डाइव कैप्सूल में लेट डाउन करने के लिए कहता है। अब आगे क्या होगा, चलिए जानते हैं। जब टेक्नीशियन डाइव सीक्वेंस इनिशिएट करता है, कैप्सूल बैंड होने लगता है और सुहो अपनी आंखें बैंड कर लेता है। हंटर प्रैक्टिकल टेस्ट प्रोग्राम एक्टिवेट होता है और जैसे ही डाइव 100% सिंक्रोनाइजेशन तक पहुंचती है, हीलर प्रैक्टिकल टेस्ट सिनारियो प्रोग्राम लॉन्च होता है। सुहो याद करता है कि ये एग्जाम काफी मुश्किल है और हीलर्स के लिए स्पेशली लो पास रेट होता है। सुहो जल्दी समझ जाता है कि क्यों हीलर प्रैक्टिकल टेस्ट सिनारियो प्रोग्राम लॉन्च होता है। सुहो याद करता है कि ये एग्जाम काफी मुश्किल है और हीलर्स के लिए स्पेशली लो पास रेट होता है। सुहो जल्दी समझ जाता है कि क्यों जब वो डेस्परेट क्राइज फॉर हेल्प सुनता है सिनारियो के अंदर। वो अमेज्ड होता है कि किस तरीके से हंटर एसोसिएशन ने ये सिनारियो इतना इंटेंस और मर्सिलेस बनाया है। वो अपने स्लीव्स एडजस्ट करता है, ये सोचकर कि शायद ये टेस्ट उसके लिए थोड़ा ट्रॉमेटिक हो सकता है। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हुए सुहो कमेंट करता है कि हीलर्स की हाई डिमांड है और सोचता है कि अब टाइम आ गया है शुरू करने का। प्रैक्टिकल टेस्ट को कोर माना जाता है हंटर एग्जामिनेशन का, जिसमें प्राइमरी फोकस होता है हर कैंडिडेट के चोजन क्लास के साथ उनकी अलाइनमेंट को असेस करना। सिमुलेशन सिनेरियोस हर साल बदलते हैं, साथ ही पासिंग क्राइटेरिया भी। नॉर्मली कैंडिडेट्स को इवैल्यूएट किया जाता है कि वो कितनी देर सर्वाइव कर सकते हैं और कितने ओपोनेंट्स को डिफीट करते हैं। ये सिनेरियोज 1-on-1 बैटल्स से लेकर 1 वर्सेस मेनी तक होते हैं कैंडिडेट की क्लास के हिसाब से। लेकिन हीलर टेस्ट यूनिक है। ऑफेंसिव क्लासेस में कॉम्बैट प्रोवेस और स्किल इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हीलर्स को अलग वर्च्यूज के हिसाब से ग्रेड किया जाता है। स्ट्रॉन्ग हीलिंग एबिलिटीज के साथ साथ जो ट्रेट सबसे ज्यादा एम्फसाइज होता है वो है सेल्फलेसनेस। जो कैंडिडेट्स अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की रक्षा करते हैं, उन्हें हायर स्कोर्स मिलते हैं। इस टेस्ट में हीलर्स एक्सपेक्टेड होते हैं कि वो अपने पेशेंट को प्रोटेक्ट करते हुए मर जाएं। सुहो समझता है कि उसके केस में ये यूनिक चैलेंज है क्योंकि उसके स्टैट्स अभी बिल्कुल इंटैक्ट हैं, जो मतलब है कि उससे फेल होने के लिए प्रोलॉन्ग्ड बीटिंग से गुजरना पड़ेगा। वो पास के सोर्ड को उठाता है, सोचता है कि वो खुद को मार खाने नहीं देगा, बस टेस्ट पास करने के लिए। तभी वो सिनारियो में स्क्रीम सुनता है और अलग अलग डायरेक्शन से मदाद की आवाज आती है। एक्चुअल में सिमुलेशन एनवायरनमेंट कॉर्प्सेस से भरा होता है, जो एक अनसीन कैटास्ट्रोफी के बाद का आफ्टरमैथ है। सुहो एक कानपती हुई औरत के पास जाता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? डर से वो उससे बताती है कि मॉन्स्टर्स वापस आएंगे और उसे भागने को कहती है। सुहो जल्दी से डिडूसिस करता है कि उसका टेस्ट मिशन उसे इस औरत को हर हाल में प्रोटेक्ट करना है जब तक रेस्क्यू टीम ना आ जाए। उसे रियश्योर करते हुए सुहो उससे कहता है, फिक्र मत करो, रेस्क्यू टीम जल्दी आएगी और मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। और तब वो उसके सामने गार्ड लगा के खड़ा हो जाता है, अपने ट्रायल के लिए तैयार। मीनवाइल प्रैक्टिकल एग्जाम एरिया के बाहर एक टेस्ट टेकर अपने कैप्सूल से निकलता है, थोड़ा थका हुआ और डिसअपॉइंटेड लगता है। वो कहता है कि मुझे ज्यादा करना चाहिए था। एग्जामिनर उसका शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है कि वो अपना सामान उठाए और घर चले जाए। वो टेस्ट टेकर कंग जिन यंग एक आर्चर है और उसका टाइम 9 मिनट्स और 4 सेकंड्स है। एग्जामिनर नोट्स करता है कि इस सीजन का डिफिकल्टी लेवल अनयूजुअली हाई लग रहा है। तभी डायरेक्टर शेन आता है, चुपचाप रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करता है। द एग्जामिनर उससे देखकर हैरान होती हैं कि वो कितने टाइम से टेस्ट को मॉनिटर कर रहे हैं। डायरेक्टर शिन जवाब देते हैं कि सुहो टेस्ट में 30 मिनट से ज़्यादा समय से हैं
जिसे सुनकर द एग्जामिनर हैरान हो जाती हैं। वो पास जाकर टाइमर खुद चेक करती हैं और ये कंफर्म करती हैं कि सच में 3 मिनट्स हो गए हैं। ये देखकर वो प्रभावित होती हैं और कहती हैं कि सूहो एक स्किल्ड फाइटर हैं और पूछती हैं कि क्या वो एक वॉरियर हैं। शिन बताते हैं कि सूहो असल में एक हीलर हैं। द एग्जामिनर मजाक करते हुए कहती हैं कि बार बार झूठ बोलना एक बीमारी हो सकती है, जिसके बाद शीन जोरदार तरीके से कहते हैं कि वो सच कह रहे हैं। सूहो को स्क्रीन पर देखते हुए द एग्जामिनर उन्हें सोर्ड यूज करते हुए देखकर शिन के क्लेम पर शक करते हैं। शिन उन्हें कहते हैं कि वो क्लोज से देखें, और जब सूहो एक हीलिंग स्किल यूज करते हैं तब उन्हें समझ आ जाता है कि वो सच में एक हीलर हैं। उनके फाइटिंग स्किल्स को देखकर वो ये पूछती हैं कि क्या सूहो को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर वो हीलर टेस्ट के रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुद को मारने नहीं देते। शिन पहले ये सोचने की बात मान लेते हैं, लेकिन असली में कोई वजह नहीं थी डिस्क्वालिफिकेशन की। एक हीलर का मैं गोल पेशेंट को एंड तक प्रोटेक्ट करना होता है और सूहो ये कर रहे हैं। वो पेशेंट को छोड़कर लड़ने की जगह पास में रहकर हीलिंग करते हुए अपनी जान दांव पर लगाकर मिशन को कंप्लीट कर रहे हैं। क्योंकि सूहो सभी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए प्रैक्टिकल प्रोग्राम को इंटरवेंशन का कोई रीजन नहीं था और उन्हें डिस्क्वालीफाई करने का भी कोई ग्राउंड नहीं था। जैसे ही एक मॉन्स्टर उनकी तरफ चार्ज करता है, सूहो अपने आप को पोजीशन करते हैं और अपनी सोर्ड ग्रिप करते हैं। वो तुरंत क्रीचर को तुकदों में काट देते हैं और सोर्ड को शीथ करते हैं, कहकर कि उन्हें अब और तेज होना होगा। एक बर्स्ट ऑफ स्पीड के साथ वो आगे बढ़ते हैं, एक और मॉन्स्टर के ऊपर जंप करते हैं और मिड एयर अपनी सोर्ड को निकालते हैं, नीश क्रीचर्स को काटते हुए। प्रिसिजन के साथ वो हर मॉन्स्टर को एक एक करके मारते जाते हैं और अपनी सोर्ड को फिर से शीथ कर लेते हैं। उस वक्त एक सिस्टम नोटिफिकेशन आती है जो उनके फुट प्ले स्किल में उनकी हाई प्रोफिशिएंसी को रिकॉग्नाइज करती है और उन्हें इसमें मास्टरी अचीव करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट्स करती है। सूहो सोच रहे होते हैं कि ये वर्चुअल रियलिटी होने के बावजूद सिस्टम के मॉनिटरिंग की वजह से उनके मूवमेंट्स को पूरा तरीके से रजिस्टर किया जा सकता है। सिस्टम उनके फिजिकल एक्शंस को डायरेक्टली परफॉर्म करते हुए डिटेक्ट करता है, जो उन्हें फिजिकल स्किल में मास्टरी अचीव करने का मौका देता है। हालांकि रियल वर्ल्ड की फिजिकल एक्सर्शन से एक्सपीरियंस थोड़ा धीरे बढ़ता है, फिर भी ये एनवायरनमेंट स्किल ट्रेनिंग के लिए आइडियल है। उनकी सोर्ड्समैनशिप के अलावा सूहो ने कई और स्किल्स एक्वायर किए हैं और अपनी सभी सोर्ड टेक्निक्स को एक इम्प्रेसिव रैंक तक अपग्रेड किया है। इससे एक्सपीरियंस पॉइंट्स या आइटम्स नहीं मिले, लेकिन फिर भी वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। अगर वो बेसिक सोर्ड्समैनशिप रिलेटेड स्किल्स को रैंक या हायर तक एलिवेट करते रहे तो हो सकता है कि उन्हें एक पावरफुल टेक्निक जैसे पार्क यंग की ड्रैगन स्वॉर्ड टेक्निक अनलॉक हो जाए। एक और सिस्टम प्रॉम्प्ट आता है जिसमें यह कहा जाता है कि सूहो की सोर्ड्समैनशिप की अंडरस्टैंडिंग सबसे ज्यादा है और ये सिस्टम को इम्प्रेस कर देती है। सिस्टम उन्हें एक नया सोर्ड्समैनशिप स्किल रजिस्टर करने का चांस देता है, जिसमें बेसिक सोर्ड टेक्निक्स और फुट प्ले को इंटीग्रेट करके एक यूनिक रैंक असाइन किया जाएगा और उन्हें इस स्किल का नाम रखने का मौका दिया जाएगा। सूहो अपनी अचीवमेंट पर गर्व महसूस करते हुए अपने टेक्निक का नाम द गार्डियन सोर्ड रखते हैं। सिस्टम सूहो से कंफर्म करने को कहता है कि क्या गार्डियन सोर्ड उनका चोजन नेम है, जिसमें वो हाँ करते हैं। फिर सिस्टम उन्हें कंग्रेचुलेट करता है, उनके सुप्रीम मास्टरी को एक्नॉलेज करता है और द गार्डियन सोर्ड को एस रैंक में क्राफ्ट करता है, जो उनके एग्जिस्टिंग सोर्ड्समैनशिप और फुटवर्क स्किल्स को 50% तक एनहांस कर देता है। उनकी रिमार्केबल अचीवमेंट को रिकॉग्नाइज करते हुए सिस्टम उन्हें 10 बोनस स्टड पॉइंट्स देता है और यह उम्मीद करता है कि वो अपने पाथ पर सोर्ड्समैन के रूप में आगे बढ़ते रहेंगे। इसके अलावा उन्हें सोर्ड मास्टरी भी एस रैंक मिलती है, जो एक प्रिविलेज होता है सिर्फ उन्हीं लोगों को जो सोर्ड्समैनशिप को डीपली समझते हैं।
सोर्ड मास्टरी स्किल सभी सोर्ड्समैनशिप स्किल्स और सोर्ड्स पर एक्विजिशन और यूजेज रिस्ट्रिक्शंस को हटा देती है और सभी सोर्ड्समैनशिप स्किल्स की इफेक्टिवनेस को एडिशनल 50% तक बढ़ा देती है। सुहो सोच रहे होते हैं कि उनके पहले लाइफ में इस लेवल की मास्टरी अचीव करने में 10 साल लगते, लेकिन अब उनके पास जो नॉलेज है उससे रास्ता बहुत ज़्यादा तेज़ी से तय हो गया है। वो महसूस करते हैं कि ये नए स्किल्स उन्हें एक हंटर के रूप में और वैल्यूबल बनाएंगे। जैसे ही मॉन्स्टर्स की एक वेव उनकी तरफ आती है, सुहो नोट करते हैं कि उनकी नंबर्स फिक्स्ड हैं, जो शायद टेस्ट डिज़ाइन का पार्ट है। अब तक जो कुछ भी उन्होंने अचीव करना था वो हो गया है। अब वो अपने टेस्ट को फिनिश करने के ऑप्शंस पर सोच रहे होते हैं। वो या तो मॉन्स्टर से ओवरवेल्म हो सकते हैं या उन्हें मार सकते हैं। उनके लिए जवाब क्लियर है, वो हर एक मॉन्स्टर को मार डालेंगे। टेस्ट ऑब्जर्वेशन एरिया में ऑनलुकर्स सुहो के रिजल्ट्स को डिसबिलीफ में देख रहे होते हैं। वो उनकी अचीवमेंट्स को देखकर हैरान हैं। ये देखकर कि उन्होंने हर मॉन्स्टर को मार दिया और पेशेंट की केयर भी की। ये पहली बार है कि प्रैक्टिकल टेस्ट्स में ऐसा कुछ हुआ है। स्पेक्टेटर्स अग्री करते हैं कि इस एग्जाम के रैंकिंग्स को चेक करने का कोई मतलब नहीं है। सुहो ने क्लियरली एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। कुछ दिन बाद हेक्सेजन गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में हंटर टेस्ट स्ट्रैटेजी प्लानिंग टीम अपने कैंडिडेट कियन पर डिस्कस कर रही होती है, जिसमें वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो इस साल टॉप रैंक सिक्योर करेंगे। उन्होंने कियन के ट्रेनिंग में काफ़ी टाइम और रिसोर्सेज इन्वेस्ट किए हैं और उन्हें किसी भी कम परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं है। जब एक टीम मेंबर लैपटॉप खोलता है रैंकिंग्स चेक करने के लिए, वो कमेंट करता है कि इस साल हेक्सेजन फाइनली प्राइम को पीछे छोड़कर टॉप स्पॉट सिक्योर करेगा। लेकिन जब वो रिजल्ट्स को रिव्यू करता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ उससे देखने को मिलती है। वो हैरान होकर पूछता है, सुहो कौन है? फिर वो लिस्ट को दोबारा स्कैन करता है और समझता है कि कियान का नाम टॉप पोजीशन पर नहीं है। तभी उसका फोन रिंग करता है। ये गिल्ड मास्टर का कॉल है। सुहो को एक टैक्सी में बैठा देखा जाता है, फोन पर चोलन से बात करते हुए। चोलन हंसी के साथ अपोलोजाइज करते हुए कहते हैं कि कॉल करने में देर हो गई क्योंकि वो काफ़ी बिजी थे। वो सुहो को एग्ज़ाम में टॉप स्कोर मिलने पर कॉन्ग्रेचुलेशंस देते हैं और कहते हैं कि सुहो ने उन्हें सरप्राइज कर दिया है। सुहो शर्माते हुए उन्हें थैंक्स कहते हैं और अपनी सक्सेस का क्रेडिट चन को देते हैं। चोलान हंसी के साथ कहते हैं कि ये सब सुहो के अपने स्किल्स की वजह से था। वो थैंक्स भी सा देते हैं क्योंकि सुहो की मदद से उन्होंने काफ़ी चीटिंग केसेस एक्सपोज किए जो स्किल डोपिंग में इन्वॉल्व थे। सुहो की इनसाइट्स की वजह से फ्यूचर टेस्टिंग रेगुलेशंस को टाइटन किया जाएगा ताकि फेयरनेस इंश्योर हो सके। चोलन फिर सीरियस होकर पूछते हैं कि चाहे ये थोड़ा जल्दी हो, क्या सुहो अभी भी ग्रेट हंटर एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहते हैं? सुहो उन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो शायद कुछ टाइम के लिए गिल्ड के साथ रहेंगे, लेकिन उनका असली इंटेंशन एसोसिएशन ज्वाइन करना ही है। चोलन उन्हें वादा करते हैं कि जैसे ही नेक्स्ट टेस्ट स्केड्यूल या रिक्रूटमेंट राउंड अनाउंस होगा, वो उनसे कांटेक्ट करेंगे। कॉल एंड करते वक्त सुहो उन्हें लंच ब्रेक लेने के लिए कह देते हैं और चोलन भी उन्हें वैसे ही विश करते हैं। कॉल के बाद चोलन अपने हाथ में लंच को देखते हैं और ब्रेक लेने का फैसला करते हैं। सुहो टैक्सी में बैठकर चोलन की थोड़ी सी थकवत भारी आवाज के बारे में सोच रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि क्या वो अपने आप को ज्यादा काम करवा रहे हैं। उनके विचार अचानक एक और कॉल से तोड़ते हैं जो किम सुई का है। वो सुहो को उनकी सक्सेस पर कॉन्ग्रेचुलेट्स करती हैं और बताती हैं कि उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पेमेंट कर दी गई है। सुहो इस बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के एफिशिएंसी से इंप्रेस होते हैं और उनकी तारीफ करते हैं और ये अपॉर्चुनिटी लेते हुए सुई से बात करते हैं। शोलमन अपने हाथ में लंच देख रहा होता है और डिसाइड करता है कि थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। टैक्सी में सुहोचन की थोड़ी थकावट वाली आवाज़ याद करता है और सोचता है कि क्या वो अपना काम ज़्यादा कर रहा है। उसके सोचने का वक्त एक और कॉल से तोड़ता है जो किम सुई का होता है।
सुई उससे उसकी सक्सेस पर कॉन्ग्रेचुलेट्स करती है और बताती है कि उनका पेमेंट उनके एग्रीमेंट के हिसाब से हो गया है। सूहो इस बड़े ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी से इंप्रेस हो जाता है और सुई की तारीफ करता है। फिर सूहो एक अपॉर्चुनिटी देखते हुए नेक्सस गिल्ड ज्वाइन करने की बात करता है। सुई उससे कह देती है कि अगर वो नेक्सस ज्वाइन करते हैं तो उन्हें किसी भी और गिल्ड से ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। सूहो क्यूरियस होकर पूछता है, तो आप इस ऑफर को कितना एक्सटेंड कर सकती हो? सुई उसे बताती है कि मैं एक टॉप एकेडमी ग्रेजुएट और स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूं, तो टर्म्स को इजीली एडजस्ट किया जा सकता है तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। वो ये भी सजेस्ट करती है कि वो पर्सनली मिलकर बातें कर सकते हैं। सूहो पोलाइटली शुक्रिया अदा करता है और बताता है कि आज उनके पर्सनल प्लान्स हैं, लेकिन वो अपना स्केड्यूल चेक करेंगे और फिर वापस कांटेक्ट करेंगे। वो ये भी रीअश्योर करता है कि नेक्सस स्कॉलरशिप स्टूडेंट होने के नाते उनके लिए नेक्सस ज्वाइन करना लॉजिकल होगा। सुई रिलीव्ड होकर एक्साइटेडली अग्री कर लेती है और प्रॉमिस करती है कि वो सूहो के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग मिलने की प्लानिंग करेंगे। अपने आप में सोचती हैं, सूहो को किसी और गिल्ड के साथ साइन नहीं करना चाहिए। वो अपने कॉलीग्स को थम्स अप देती है और सूहो के टेंटेटिव अग्रीमेंट को सेलिब्रेट करती है। सूहो उनकी एक्साइटमेंट सुनकर थोड़ा मुस्कुराता है और कॉल एंड करता है। टैक्सी में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर ड्राइवर उससे बताता है कि वो अराइव कर चुके हैं। सूहो टैक्सी से उतरता है और सोचता है कि उसने अपना टेस्ट पास किया, लाइसेंस ले लिया और प्रॉमिस्ड डिपॉजिट ले लिया। अब बस फार्मिंग प्लान्स शुरू करने की बात है। कुछ मिनट बाद लाइट हाउस जनरल मार्केट में सूहो अपनी शॉपिंग लिस्ट चेक करता है और देख पाता है कि उसने काफ़ी सप्लाईज ले लिए हैं। अब बस एक वेपन की ज़रूरत है। वो जानबूझकर क्वाइटर और आउट ऑफ द वे मार्केट में आता है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ जो चाहिए वो मिल सकता है, बिजी स्टोर्स की बजाय। एक छोटी सी वेपन शॉप के सामने रुकता है, फिर अंदर जाता है। शॉप ओनर उससे पूछता है, क्या ढूंढ रहे हो आप? सूहो उससे बताता है कि वो एक न्यूली लाइसेंस्ड हंटर है और लाइट वेट वेपन की तलाश में है। शॉप ओनर थोड़ी देर सोचता है, फिर एक डस्टी कॉर्नर की तरफ इशारा करता है जहां कुछ सस्ती वेपन्स रखी होती हैं। सूहो उन वेपन्स को देखकर सोचता है कि कितना डस्ट जम गया है। वो समझता है कि लो ग्रेड वेपन्स के एट्रीब्यूट्स वेरीफाइड नहीं होते, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो बेकार हैं। कुछ वेपन्स को उनकी असली पोटेंशियल दिखाने के लिए अवेकनिंग प्रोसेस चाहिए होता है और ऐसे वेपन्स थोड़ी सी ऑरा एमिट करते हैं जो कुछ प्लेयर्स ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अपनी मैजिक डिटेक्शन ऑन करते हुए सूहो एक स्पीयर देख लेता है जो हल्की सी चमक रहा होता है। वो सोचता है, मुझे यही चाहिए। स्पीयर खरीदने के बाद सूहो शॉप से बाहर निकलता है और सोचता है, कभी ना कभी शॉप ओनर को समझ आएगा कि उसने ये वेपन कितनी सस्ती प्राइस पे बेचा। वो अपनी आंखें बांध कर लेता है और स्पीयर पर अपना मैजिक चैनल करना शुरू करता है। सिस्टम रिएक्ट करता है और बताता है कि स्पीयर की कॉन्शियसनेस जगने लगती है। सूहो महसूस करता है कि स्पीयर उसका मैजिक अब्सॉर्ब कर रहा है और इंटेंसिटी से ओवरवेल्म हो जाता है। वो स्पीयर गिरा देता है और बेत जाता है। अपना हाथ अपने सर पर रखते हुए समझता है कि वो फेंट होने के करीब आ गया है। वो कैलकुलेट करता है कि स्पीयर को फुली अवेकन करने के लिए उसकी मैजिक स्टैट को कम से कम 100 तक पहुंचाना होगा। अभी वो इसे यूज नहीं कर सकता, लेकिन वो कॉन्फिडेंट है कि जब वो लेवल अप करेगा ये वेपन उसका वैल्यूबल एसेट बन जाएगा। सीन शिफ्ट होता है पीबीएस बिल्डिंग में छरते। एक आदमी अपने डेस्क पे टाइप कर रहा होता है जब उसका फोन रिंग करता है। वो उठकर अपना इंट्रोडक्शन देता है, जो जिन डब्ल्यू। दूसरी तरफ से सूहो अपना नाम बताता है। जोजिन डब्ल्यू थोड़ा रुकते हैं, फिर याद करते हैं कि सूहो इस साल का टॉप कैंडिडेट है हंटर टेस्ट का। सूहो बताता है कि वो सिनोर स्टेशन के सोलो रेडर भी हैं। जोजिन डब्ल्यू सरप्राइज होते हुए पूछते हैं, सिनोर इंसिडेंट की बात कर रहे हो? समझते हैं कि सूहो ने एक बड़ा गेट क्लियर किया है बिना अपना हंटर लाइसेंस लिए। जोजिन डब्ल्यू क्यूरियस होते हैं और पूछते हैं,
तुमने मुझसे कांटेक्ट क्यों किया? सुहो एक्सप्लेन करता है कि उसने जिन डब्ल्यू का ब्लॉग पढ़ा था और उससे लगा कि उसने अपनी प्रिविलेज बैकग्राउंड के बावजूद जर्नलिस्ट बनना चूज किया, जो उसकी स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल प्राइड को दिखाता है। वो आगे बताता है कि उसके पास कई प्लान्स हैं जो वैल्यूएबल न्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं, और वो ऑफर करता है कि जिन डब्ल्यू उसका एक्सक्लूसिव रिपोर्टर बन जाए। जिन डब्ल्यू इरिटेट होकर कहता है, तुम्हें लगता है मैं रिपोर्टर होकर तुम्हारे सबऑर्डिनेट बन जाऊंगा? वो सोचता है कि सुहो थोड़ा अजीब है, जो अपने आप को स्पेशल समझता है। जिन डब्ल्यू ऑफर को एक्नॉलेज करता है, लेकिन कहता है कि वो अपने स्कूप्स के लिए ईगर है, लेकिन किसी का सबऑर्डिनेट नहीं बनना चाहता। सुहो क्लैरिफाई करता है कि वो पार्टनर चाह रहा है, सबऑर्डिनेट नहीं। जिन डब्ल्यू स्केप्टिकल होते हैं और कहते हैं, लगता है तुम्हारा ये अप्रोच सिर्फ अपनी प्रोफाइल बढ़ाने का तरीका है, गिल्ड ज्वाइन करने से पहले। सुहो एडमिट करता है कि यह पार्टली सच है। उनका गोल अपनी वर्थ बढ़ाने का नहीं, बल्कि फेम पाने का है, खासकर क्योंकि वो सिविल सर्वेंट बनना चाहता है। जिन डब्ल्यू सरप्राइज्ड होते हैं और पूछते हैं, तुम ग्रेट हंटर एसोसिएशन ज्वाइन करना चाहते हो गिल्ड के बजाय? सुहो कंफर्म करता है और जिन डब्ल्यू बैफल्ड होते हैं, सोचकर क्या वो सीरियस हैं या सिर्फ प्रेस्टीज के लिए कर रहे हैं। सुहो अपना सर शेक करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, मैं एक गेट ऑर्फन हूं और इसलिए मुझे पब्लिक सर्विस में काम करना है। उनका अल्टीमेट गोल गेट्स को कॉन्कर करना है, जो उनका लाइफ पर्पस है। जिन डब्ल्यू टेम्पोरेरली टेकन अबैक होते हैं और सोचने लगते हैं कि सुहो सच में सिंसियर है या ना। जिन डब्ल्यू फिर भी ऑफर को रिजेक्ट करते हैं और कहते हैं, मैं वही लिखूंगा जो मैं चाहता हूं। सुहो समझता है कि उससे अपने आप को प्रूव करना होगा और जिन डब्ल्यू का ट्रस्ट जीतने के लिए एक बेट प्रपोज करता है। वो सजेस्ट करता है, मैं टावर ऑफ चैलेंज को अकेला कॉन्कर करूंगा। अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो तुम मेरा एक्सक्लूसिव रिपोर्टर बन जाओगे। जिन डब्ल्यू सरप्राइज होते हैं और पूछते हैं, तुम सच में टावर अटेम्प्ट कर रहे हो, जो फुल पार्टी के साथ भी मुश्किल से क्लियर होता है। सुहो कॉन्फिडेंटली कंफर्म करता है, हाँ, अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो तुम्हारा ट्रस्ट जीत लूंगा। ओए जिन डब्ल्यू, एक वेल नोन पीबीएस रिपोर्टर, अपनी वेल्थी बैकग्राउंड के बावजूद कभी भी डायरेक्ट रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करते थे। सुहो के पुराने लाइफ में उन्होंने जिन डब्ल्यू के साथ काफ़ी बार कोलैबोरेट किया था, क्योंकि उनकी एक्स्ट्रॉर्डनरी रिपोर्टिंग स्किल्स थी। लेकिन जिन डब्ल्यू का टैलेंट उन्हें फैक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स में डाल गया और उनका डाउनफॉल हो गया। सुहो सोचता है, मैं जिन डब्ल्यू को दोबारा डिसअपीयर नहीं होने दूंगा। काफ़ी फ्रस्ट्रेशन के बाद जिन डब्ल्यू सुहो का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है, अगर तुम सच में टावर ऑफ चैलेंज को अकेला कॉन्कर कर लेते हो तो मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। सुहो सेटिस्फाइड होता है और कॉल एंड कर देता है, जबकि जिन डब्ल्यू अनॉयड हो जाता है। जिन डब्ल्यू को गुस्सा आ गया। जिन डब्ल्यू ने अपने आप से कहा, फ्रस्ट्रेट होते हुए, कि कैसे सुहो ने उसे पगल कर दिया। जो बात सुहो ने कही थी वो अबसर्ड लग रही थी, लेकिन फिर भी उससे लग रहा था कि सुहो की बात में कुछ सच्चाई हो सकती है। वो ऑफर स्कैम जैसा नहीं लग रहा था और सुहो ऐसा लगता नहीं था कि वो झूठ बोले। अपनी इरिटेशन के बावजूद जिन डब्ल्यू ने सोचा कि इस गैम्बल को थोड़ा सोचकर ट्राई करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर सुहो ने कुछ कर दिखाया तो वो रिमार्केबल होगा, अगर नहीं तो उसमें कोई नुकसान नहीं था। अपनी ओवरथिंकिंग को बैंड करते हुए जिन डब्ल्यू ने अपने ऑफिस से निकलने का फैसला किया और सोचा, देखते हैं क्या होता है। इसी दौरान टावर ऑफ चैलेंज के बाहर कई हंटर्स का भीड़ इकट्ठा हो गया था। हर एक अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे सब अंदर जा रहे थे और एक ऑफिसर गेट पर बेथा अपना वक्त गुजार रहा था। जब सुहो वहां पहुंचा तो उसने अपनी हंटर्स लाइसेंस ऑफिसर को दिखाई और पूछा कि क्या वो अंदर जा सकता है। ऑफिसर ने कॉन्फर्म किया और जब उसने देखा कि सुहो अकेला है तो पूछा कि क्या वो सोलो चैलेंज करने वाला है।
सुहो ने हाँ में जवाब दिया। ऑफिसर ने थोड़ी चिंता जताई और कहा कि सोलो अटेम्प्ट करना मुश्किल नहीं है, लेकिन सुहो की लाइसेंस नंबर से लग रहा था कि वो अभी रिसेंटली हंटर टेस्ट पास करके आए हैं। उसने सुहो को पार्टी बनाने का सलाह दिया, ये कहकर कि टावर के नीचे के लेवल मैनेजेबल तो हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी डेंजरस हैं और वहाँ अक्सर कैजुअल्टी होती है। सुहो ने ऑफिसर को भरोसा दिलाया कि वो अकेला ही जाना चाहता है। इससे ऑफिसर थोड़ा अनईजी हो गया और लगा कि कुछ गलत हो सकता है। मजबूरन ऑफिसर ने सुहो को जाने दिया और उसे 70,000 एक एंट्री फी के बारे में बताया, जो बाद में इनवॉइस हो जाएगी। सुहो ने टर्म्स को एक्सेप्ट किया, ऑफिसर का शुक्रिया अदा किया और अंदर चल दिया। सुहो के आगे बढ़ने से पहले ऑफिसर ने उससे बुलाया और कहा कि अगर सिचुएशन ज़्यादा डेंजरस हो तो तुरंत वापस आ जाओ। सुहो ने ऑफिसर का एक और शुक्रिया किया और टावर के अंदर चल दिया। टावर ऑफ चैलेंज, जो कॉमनली हंटिंग ग्राउंड के नाम से जाना जाता था, एक पब्लिक गेट था जो गवर्नमेंट के अंडर था और लेवल 20 के नीचे के प्लेयर्स को अपने आप को फ्रीली टेस्ट करने का मौका देता था। सुहो दरवाजे के पास खड़ा था, दोनों हाथ दरवाजे पर रखे हुए, ये जाने हुए कि अब उसके लेवल रीसेट हो चुके हैं और ये सबसे अच्छा हंटिंग ग्राउंड है ट्रेनिंग के लिए। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगला पार्ट कल या परसों आ जाएगा, तो ध्यान रखना, वो भी मिस मत करना। अब चलता हूं, अपना ख्याल रखना और देखते रहना। मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं महनवा डिकोड। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।